हरे कृष्णा। तो आज कुछ अलग टॉपिक रखा हुआ है हमने परिवार के ऊपर। तो सबने देखा ही रहेगा कि आज अलग टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के समय में हम देखते हैं कि ज़्यादातर विभक्त कुटुंब हो गए हैं। पहले ही सब लोग साथ में रहते थे, दादा हैं, चाचा है, 4-5 भाई हैं, उनके बहुए हैं, बच्चे हैं, 20-25 लोग साथ में रहते थे गाँव में। जॉइंट फैमिली बोलते हैं, संयुक्त कुटुंब बोलते हैं, सामूहिक, जो भी अलग अलग नाम ले सकते हैं उसके लिए। तो वो सिस्टम था और उसके काफ़ी फायदे भी थे। तो लेकिन कैसा वो लोग गांव से बाहर निकले तो वो सिस्टम टूट गया। अभी सिटी में आ गए तो अलग अलग हो गए। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग करके एक पुस्तक है, उसके अंदर जो हमारी संस्कृति उसके ऊपर एक पूरा विभाग दिया हुआ है। उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स दिए। उसमें से एक चैप्टर है बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। तो श्रीमान काल चक्र कृष्ण प्रभु करके हैं, उन्होंने ये पूरा दिया हुआ है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में दूसरे अध्याय में बताया जाता है, कलयुग की बात चल रही है। वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कलयुग के बारे में बताते हैं। तो बताते हैं कि परिवार क्या हो जाएगा, जो विवाह है उसके अंतर्गत जो 2 लोग हैं वही परिवार हो जाएगा। अभी ऐसा हम देख रहे हैं। कलयुग के शुरुआती वर्ष हैं। कलयुग का आयुष्य कितना है? 4,32,000 वर्ष। अभी 5,200 वर्ष ही खत्म हुआ है। तो अभी ये स्थिति हो गई है कि ज़्यादातर पति पत्नी, और आजकल तो 1 या 2 बच्चे या बच्चे नहीं भी रहते हैं, लोगों को बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं लेनी है, तो उतना ही फैमिली ऐसा हो गया है। ज़्यादातर 70-80% देखेंगे बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो ऐसा ही है। छोटे सिटी में अभी भी थोड़ी सी भावना बची हुई है। तो उसको क्या न्यूक्लियर फैमिली या विभक्त कुटुंब बोला जाता है। तो ये अभी का जो जीवन शैली है उसका एक फीचर है। अभी पुराने दिनों में तो ऐसा था कि सब लोग साथ में ही रहते थे, और अभी जो 50-60 जिसका उम्र है उनको सबको पता रहेगा, निरंतर प्रभु हैं, विनोद प्रभु है, आपको पता रहेगा, आपने ये सब देखा हुआ रहेगा कैसी सिस्टम थी। तो अभी क्या होता है कि जो सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्होंने बताया है कि जो पति और पत्नी जो विवाह से जुड़े हुए हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी साथ में अच्छे से जी रहे हैं, वो भी अच्छे से नहीं जी पा रहे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे कि कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ पे 50% से ज़्यादा डाइवोर्स रेट है। मतलब 2 में से 1 मैरिज में विवाह विच्छेद हो जाता है। अभी भारत में इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, शुरुआत हो गई है, पाश्चात्य प्रणाली का प्रभाव यहाँ पे हो गया है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत कॉमन है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को जो प्रेम और उनका जो देखभाल होना चाहिए, पर्टिकुलरली माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, वो सब चीज़ें, अनुभव उनका जो प्राप्त होना है, उनका गाइडेंस मिलना है, वो अभी नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स बढ़ गए। ऐसे बताते हैं ना कि हम सब साथ में हैं तो कोई तोड़ नहीं सकता है। ऐसे एक कहानी आती है ना कि एक पिताजी 4 भाई हैं, उनको मरने से पहले बुलाते हैं, फिर बोलते हैं कि एक लाठी ले लो, फिर बोले तोड़ दो, तो सब तोड़ देते हैं। बोले ठीक है, अभी एक काम करो, 4 नई लाठियाँ ले लो और सबको जोड़ दो और फिर तोड़ो, तो नहीं टूटती है। तो कलयुग में तो क्या है, संग शक्ति है, साथ में रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो यूनिटी इज ऑलवेज स्ट्रेंथ, तो साथ रहेंगे तो पावर है। भक्ति में भी ऐसा ही है कि हम अकेले हो जाएंगे तो भक्ति बंद हो जाएगी, और साथ में रहेंगे तो भक्ति चालू रहेगी। तो बताते हैं कि जैसे जैसे ये सब अपराध बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, तो जो साथ में रहेंगे तो ये सब चीज़ों से बचे रहेंगे और एक दूसरे को मदद कर पाएंगे।
तो इसीलिए जो संयुक्त कुटुंब है उसका महत्व और बढ़ जाता है अभी के समय में। तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे, इकोनॉमिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सभी जगह पे उसका बेनिफिट मिलता है। हम आगे के करके देखेंगे। तो कौन कौन सी जगह पे फायदा मिलता है। एक तो हमारी संस्कृति को बचाने में सबसे बड़ा भाग उसका है। साथ में रहेंगे तो संस्कृति बचती है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है, तनाव कम हो जाता है अपना। इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, पैसे बचते हैं साथ में रहते हैं तो। सब 4 भाई है, 4 अलग अलग चूल्हा करेंगे, सबका अलग अलग घर रहेगा, सबकी अलग अलग गाड़ियां रहेगी, तो सबको खर्चा पड़ जाता है ना। और किसी की स्थिति नहीं है वो सर्वाइव हो जाता है। अगर साथ में रहेगा, 4 भाई है तो सर्वाइव हो जाता है। पहले ऐसे नहीं होता था, कोई किसी का इतना क्षमता नहीं है, उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, उनका भी विवाह हो जाता था, सब साथ में हो जाता है। और आध्यात्मिक भी बेनिफिट्स है। तो सांस्कृतिक फायदे क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जो वैदिक संस्कृति है उसको हम डेवलप कर सकते हैं, साथ में रहेंगे तो ही, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि संस्कृति का मतलब क्या है, संस्कार। संस्कार मतलब क्या है, बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो संस्कृति संस्कार कैसे रहेगा। क्योंकि रोकने वाला ही नहीं रहेगा, कोई बताने वाला ही नहीं रहेगा। पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे। अभी जैसे किसी के घर में बड़े बुजुर्ग ने, किसी का मृत्यु हो गया, कोई बताने वाला ही नहीं कि कैसे क्या विधि करना है, तो क्या करेंगे। सही कि नहीं, होता है कि नहीं ऐसा। अभी मैं पूना में रहता था, आज से 15 साल पहले की बात है। एक बॉलीवुड के बहुत बड़े डांस डायरेक्टर थे जो डांस सिखाते हैं ना, उनका मृत्यु हो गया तो 4 लोग नहीं थे वहाँ पे। मतलब बाहर सिटी में रहते तो लोग नहीं रहते वो सिटी में सब। तो ये स्थिति आ गई है। जबकि अगर कोई गांव में रहते हैं तो सब लोग साथ में रहते हैं उस समय में उनको। दूसरा है शेयरिंग एंड केयरिंग, मतलब एक दूसरे को मदद कर सकते, अपनी चीज़ें मुहैया करा सकते हैं। फिर तीसरा है कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर, साथ में प्रसाद बनता है, साथ में भोजन प्राप्त करते हैं। लर्निंग इज मेड इजी, सीखना इजी हो जाता है। क्योंकि अभी क्या है कि माता पिता है उनको काम रहता है, लेकिन दादा दादी साथ में रहते हैं तो उनको सब सिखा सकते हैं कैसे करना है। ओबेइंग, रिस्पेक्टिंग एंड सर्विंग एल्डर्स, तो एक दूसरे की बातें मानना, सम्मान देना, सेवा करना। बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो सेवा करेंगे तो सीखेंगे। बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो माता पिता उनकी सेवा कर रहे हैं, वो देख के बच्चे सीखेंगे। और ग्रेटफुल होना, कृतज्ञता, तो ये एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है डेवलप वैदिक कल्चर। तो जो वैदिक संस्कृति है उसको कैसे बनाए रखना है। तो जब संयुक्त कुटुंब में सब साथ में रहते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि हमारा जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारी जो भाषा है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारी जो रीति रिवाज है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बताते हैं कि जो हमारी चेतना है वो अभी ज़्यादातर लोग कैसा यहाँ पे पहना है, धोती कुर्ता पहना है। रूपा जी ने ये सिस्टम क्यों बनाया, क्योंकि जो आपका ड्रेस है ना ये भारतीय पारंपरिक ड्रेस है। तो ऐसा बताया जाता है कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, जैसे साड़ी पहनना या धोती कुर्ता पहनना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम सरल अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ एकदम बढ़िया, कुछ शादी में जाते तो कैसे कपड़े पहनते हैं, समझ रहे हैं ना, एकदम डैशिंग, कलरफुल, एकदम बढ़िया, तो भाव भी वैसा ही आता है ना। लेकिन सादा कपड़ा पहनते हैं हम तो सादा भाव रहता है, हम्बल बने रहते हैं, सरल बने रहते हैं। सो ये बताया जाता है कि आज से 50-60 साल पहले चले जाओ, ज़्यादा पहले जाने की, आप जब 10-12 साल के 5 साल के रहेंगे तब की बात सोच लो प्रभु जी। सब लोग यही कपड़े पहनते थे ना, यही वाइट कलर का धोती कुर्ता, ज़्यादातर मतलब सिंपल ड्रेस था। इसलिए सब लोग क्या सरल थे। कोई ऐसे बहुत पैसा भी है वो भी सादा ही कपड़ा पहनता है, ऐसा कुछ दिखावा नहीं करते थे, ज़्यादा सरल कपड़े पहनते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कल्चर के लिए। क्या है कि आपका खाना पीना, आपके कपड़े, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, पहले उनके लैंग्वेज दिया हमको, क्या दे दिया, अंग्रेजी दे दिया। तो भी आजकल घरों में झगड़ा होता है, अरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही डालना है, आपको समझ में नहीं आता क्या, ऐसे डिस्कस करते हैं। वो आपका लैंग्वेज हिंदी, गुजराती, मराठी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उनको क्या करना है,
तो फिर बच्चा वही कल्चर सीखेगा ना। फिर कपड़े कौन से पहनने, उनके वाले ही पहनने हमको, ठीक है। सो ऐसे बताते हैं कि वैदिक वे ऑफ ड्रेसिंग विल बिकम मोर कॉमन इन अ जॉइंट फैमिली स्पेशली विद द एल्डर स्टेइंग अराउंड। तो अभी जो मम्मियाँ भी बताती रहेगी, जिनका 60-70 उम्र है ना, वो मम्मी बताते हमारे समय में तो साड़ी पहननी पड़ती थी, हमारी सास रहती थी। अनुभव है माताओं को, जो माता जी बोल रहे हैं ना, पल्लू लगा के हैं, कोई घर में बड़े बुजुर्ग आ गए तो ऐसे नहीं कर सकते, तो वो एक सिस्टम बना रहता था। तो नेचुरली सब लोग हम्बल बने रहेंगे ना, एक सिस्टम फॉलो करते थे ना। अभी मेरे पत्नी है तो वो, उनको पहले लगता है ये सब क्या, लेकिन अभी सब पढ़ने के बाद उनको लग रहा है वो सिस्टम सही था, भले उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन ये सब संस्कृति का पढ़ते ना तो समझ में आता है कि वो सिस्टम सही था। नेचुरली बड़े बुजुर्ग का आमन्या रहता था। आपके दादा है, घर में दादा है, तो अभी विजय कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि 90 साल के दादा हैं और आपके पिताजी 70 साल के, तो लेकिन 90 साल के दादा बताएंगे वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा अनुभव है और उनकी इच्छा रहती है कि सब जुड़ के रहे, साथ में रहे। साथ में रहेंगे तो बने रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। तो वो सबको क्या गाइड करते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको गाइड करते हैं। अभी देखेंगे कि जो बच्चे हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि पारंपरिक जो पोशाक है, जैसे कि साड़ी पहनना, बैंगल्स, बिंदी लगाना, ये सब तो मैरिज फंक्शन के लिए है। आप देखेंगे ना, रूटीन में जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, राइट। अभी जो मैरिज रहेगा ना, तब वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, महंगा महंगा खरीद के आएंगे, 10,000, 5,000, 20,000, राइट। करते कि नहीं? पहले वो रोज पहनते थे लोग। मुझे अभी भी याद है, जो मेरी माता जी हैं, तो उनको कुछ तो 4 धाम यात्रा के लिए जाना था, तो घोड़े पे बैठ के जाना पड़ता है ना, तो वो तो साड़ी ही पहनते थे। तो बाजू वाले आंटी का फिर ड्रेस लेके गए थे, बोले मतलब वो कभी नाइट ड्रेस में गाउन भी नहीं पहनते थे, समझिए आप। उनको अच्छा नहीं लगता, कि वो कल्चर देखा हुआ था ना उन्होंने पहले से। घर में वो कल्चर ही नहीं है कि वेस्टर्न कपड़े, मतलब गांव में बड़े हुए थे वो, तो वो कल्चर ही नहीं था। तो जैसा कल्चर रहता है वैसा विचार आता है। जितना आप छूट लेते हैं उतना ज़्यादा रिलैक्सेशन होता रहता है। तो अभी बताते हैं कि ये कपड़ों को ओल्ड फैशन माना जाता है। हमारे जो पारंपरिक परिवेश है उसको क्या ओल्ड फैशन माना जाता है। और अभी जो विभक्त कुटुंब है, वहाँ पे तो जो बड़े बुजुर्ग है ना, अभी तो हमारे जो बुजुर्ग फॉरेन चले जाते हैं, वो भी हाफ पैंट पहन के निकलते हैं, राइट और रॉन्ग? हाँ, करते कि नहीं? अभी अपने लोग चले गए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले गए, उनको लगता है हम आगे चले गए, फॉरवर्ड हो गए, ऐसा लगता है। तो घर पे भी ऐसे कपड़े पहनेंगे तो फिर बच्चों को क्या बोलेंगे हम? बच्चे देखते वही सीखते, बच्चे सुनते वो नहीं फॉलो करते, जो देखते हैं वही फॉलो। आप धोती कुर्ता पहनेंगे तो बच्चे भी, आप तिलक करेंगे, आपकी बेटी कितनी 2 साल की है, हाँ, तो तिलक किया है उसने, क्यों? क्योंकि आप लोग करते हैं तिलक, तो वो भी करेगी। लेकिन आप नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगी, सही कि नहीं? और फिर बड़े हो जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा ये क्या है। फिर काफ़ी लोगों को तिलक से परहेज होता है ना, बाहर निकलेंगे तो बोले तिलक करके बाहर नहीं, पूजा है तब ठीक है, बाहर धो के चले जाते हैं, क्यों? उनको लगता है तो हम क्या एकदम पछात छिए, ऐसे फीलिंग आता है। कई बार मंदिर में मुझे पूछते हैं कि आप डॉक्टर हैं तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तिलक करके जाते हैं, तो क्यों नहीं जा सकते? रसिया या पाकिस्तान थोड़ी है, तो भारत में ही है, आप कर सकते हैं। तो बताते हैं कि किसी का नियंत्रण नहीं रहता है, विभक्त कुटुंब है, वहाँ पे किसी का नियंत्रण नहीं रहता है। तो जो हमारा ड्रेस कल्चर है वो कंप्लीटली चला गया है। मैं कितना क्यों बोल रहा हूँ ड्रेस के ऊपर, आप खुद अनुभव करेंगे। आप जैसे कपड़े पहनेंगे ना, वैसा विचार का प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव आता है। अभी मेरी सासू माँ बता रहे थे कि वो जब 50-60 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब छोटे थे वो, तो 2 या 3 पैर कपड़े रहते थे, और सादे कपड़े रहते थे, मतलब ऐसा कुछ। अभी तो क्या है, दिन में 3 पैर चेंज होते हैं, सही कि नहीं? स्कूल के अलग, घर के अलग, नाइट ड्रेस अलग, है सही कि नहीं?
दूसरा है शेयरिंग एंड केयरिंग, ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। वो एक एक्सटर्नल चीज है जो इंटरनल अफेक्ट करते हैं, कपड़े, वो एक हमने डिस्कस किया। दूसरा है शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है कि हमारे कुटुंब में कहीं कहीं पे एक ही बच्चा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है सब कुछ मेरे लिए ही है और मैं ही केंद्र हूँ और मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन जब जॉइंट फैमिली रहता है तो क्या ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो एक ही चीज़ सबके साथ शेयर करना पड़ता है आपको। फॉर एग्जाम्पल साइकिल है आपके पास, तो 10 बच्चे रहेंगे, 10 साइकिल थोड़ी रखेंगे, एक या 2 साइकिल रहेगी, तो बारी बारी खेलना पड़ेगा ना। तो आपको पहले से एक आदत लगती है कि भाई ये ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरा ही है, राइट। तो जॉइंट फैमिली में क्या है, बच्चे को एक दूसरे को अपनी चीज देनी पड़ती है, तो उसको बचपन से पता है कि ये सिर्फ मेरा नहीं है, इसके ऊपर सभी का अधिकार है। तो इसीलिए जब तकलीफ होती है तो एक दूसरे को मदद भी करनी है, वो भी वो देख के सीखते हैं, एक दूसरे की देखभाल करनी है। कभी कोई बीमार हो गया तो वहाँ पे जो बच्चे बड़े होते हैं ना, वो चाचा के लड़के भाई बहन रहते हैं तो उनको कजिन जैसा नहीं लगता है, सगे भाई जैसे ही रहते हैं, साथ में ही रहे तो उनको ऐसा फीलिंग ही नहीं आता है। मैं काफ़ी बड़ा हो गया ना, लगभग 15-20 साल का हो गया, तब मुझे पता चला कि मम्मी के, मेरे मदर के कुछ कजिन सिस्टर्स भी हैं, वो 5 बहनें और उनके 3 चाचा की लड़कियां, तो 8 बहनें थी। लेकिन जब भी हम लोग मिलते थे कहीं पे फंक्शन में तो ऐसे रहते थे कि हमको ऐसे लगे सब 5 सगी बहनें हैं, 8 सगी बहनें हैं मतलब, और जो सेम उम्र की हैं, चाचा की लड़की है लेकिन वो क्लोज रहते हैं ना सेम उम्र के, तो उनके साथ तो ज़्यादा ही क्लोज रहते हैं। तो वो कब पॉसिबल है कि जब साथ में रह रहे हैं, पास में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। तो बताते हैं कि जब साथ में रहते हैं तो खुशियां हैं वो बढ़ती हैं और दुख कम हो जाते हैं। हैप्पीनेस इज मल्टीप्लाइड एंड सॉरोज आर डिवाइडेड व्हेन शेयर्ड। तो इसलिए बताते हैं ना, उपदेशामृत में बताते हैं ना, भक्तों के बच्चे बीच में प्रीति के लक्षण बताते हैं ना, क्या बताते हैं? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। तो उसमें बताते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति, उसके बाद क्या आता है? अपनी चीज बताना और सुनना। तो कब हो सकता है? जब कोई रहेगा तो बता पाएंगे ना। मानसिक प्रॉब्लम्स बढ़ गए अभी लोगों के। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ दुख रहेगा तुरंत बता सकते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं, पता चल जाएगा, वो बाजू में रहेगा, आपको देख के पता चलेगा कुछ गड़बड़ है, तुरंत उसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। बिलीव मी, बच्चों को पैसे की आवश्यकता नहीं रहती, खिलौनों की आवश्यकता नहीं रहती, बच्चों को लोगों की आवश्यकता रहती है। जिस घर में लोग कम है ना, वहां पे बच्चों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जहाँ पे पति पत्नी और बच्चे ही है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम आता है। लेकिन जहाँ पे दादा दादी है, चाचा चाची, ज्यादा लोग है ना, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वहां पे कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहता है, कोई ना कोई है ध्यान रखने वाला, अकेलापन नहीं लगता है, बोर्डम नहीं लगता है, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा बातचीत करने के लिए, खेलने के लिए। अगर माता पिता अगर कहीं व्यस्त भी हो गए कोई काम से, समझो कहीं पे जाना पड़ गया, तो कोई ना कोई और रहेगा उनका ध्यान रखने के लिए, टेंशन नहीं रहेगा। और चरित्र की अच्छी चीजें जैसे सहनशीलता है, एडजस्टमेंट करना है, ये सब सीख जाते हैं बच्चे। छोटे हैं बच्चे तभी से उनको ये सब चीजें पता चल जाती है। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भोजन बनाना और साथ में प्रसाद प्राप्त करना। उधर क्या रहता था, सब लोग साथ में बैठ के खाते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने मन से जब उठे तब, ऐसा नहीं, टाइमिंग रहता है ना, तो उसमें क्या रहता है, सबको टाइम पे आ जाना पड़ता है। दादा डांटेंगे नहीं तो, अरे कहाँ चले गए थे, चलो, तो टाइम पे आके खाना होता है। आजकल बच्चे खाते नहीं है ना, छोड़, अरे उसको तो ये दिखाते नहीं हैं, तब तक वो खाना नहीं खाते हैं। प्राउड मदर्स हैं, ऐसे माता करती है ना। लेकिन पहले क्या है, और बच्चे भी है, खाना खा रहे तो वो भी खा लेंगे। अभी मेरा बच्चा है, उसके स्कूल में 3-4 साल के बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी सब साथ में खा लेते हैं, अपना बर्तन भी खुद धो लेते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, 3-3.5 साल के बच्चे।
साथ में है ना, समूह में है तो हो जाता है। तो और आगे प्रॉब्लम क्या आता है, अभी भारत में भी ये सिस्टम आ गया है और बाहर भी हो गया है कि लोग खाना घर पे बनाते ही नहीं है, वो टाइम नहीं रहता, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो क्या होता है खाना बनाने का समय नहीं मिलता है, तो एक आध टाइम तो क्या बाहर का ही खाना खा लेते हैं, एक आध टाइम खाना, सही कि नहीं? आपने देखा है काफी कपल्स जो सिंगल है, दोनों का डिमांडिंग जॉब है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स 10-12 घंटे का जॉब रहता है, सुबह निकले तो प्रॉब्लम यही होता है। या फिर क्या है कि सर्वेंट्स रखे हैं वही खाना बनाते हैं, तो जो जितना से वो बनाएंगे वो जितना से आपको खाना पड़ेगा। तो इसीलिए बताया जाता है कि प्रेफरेबली अगर घर की माताएं खाना बनाती है, भगवान को ऑफर करते हैं भोग, तो वो प्रसाद प्राप्त करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बताते हैं कि अगर माता पिता ही जंक फूड खाएंगे तो ये बच्चे क्या खाएंगे? वही खाएंगे। बच्चों को पिज्जा नाम का कोई चीज उपलब्ध है कैसे पता चला? केक मिल सकता है बच्चे को कैसे पता चला? हम लोग तो खिला के पता चलाते हैं ना। मुझे याद नहीं कि कभी भी मेरे बर्थडे पे केक काटा हो। वो मम्मी क्या, हमको खीर पसंद है तो खीर बना लेती थी, या फिर क्या है वो सीरा बना लेते हैं, या कुछ ऐसे ही घर पे ऐसे ही होता था, सही कि नहीं? ऐसे ही होता था ना। अभी क्या हो गया, कुछ भी फंक्शन हो केक चाहिए, केक नहीं है तो मतलब फंक्शन नहीं है। अभी उसका विवाह हो या मंगनी हो, डाइवोर्स होगा तो भी करते रहेंगे। अभी हास निकल गए, इसमें तकलीफ में से बाहर आ गए, केक कटिंग करो। लेकिन हमारा संस्कृति वो नहीं था, हम लोग क्या घर पे ही सेलिब्रेट करते थे, घर पे ही लोगों को बुलाते हैं। अभी ऐसी स्थिति हो गई कि कोई दोस्त आने वाला है तो बोलते हैं कि एक काम करते, घर पे क्यों झंझट करना है, बाहर ही बुला लेते हैं। करते कि नहीं? मेरे एक मित्र हैं तो वो बोले कि समय नहीं मिलता है, काम करते हैं, बाहर ही मिलते हैं, घर पे बुलाने का प्रयास नहीं करते लोग, या बुलाते हैं तो बोलते ठीक है बैठते हैं आधा घंटा, लेकिन खाने के लिए कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। क्यों? कि घर पे किसी को, वो जो मेहमान आए हैं उनको आदर सत्कार करना किसी को पसंद, खुद के लिए खाना बनाना नहीं अच्छा लगता है, तो कोई आ जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी। अभी किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा था इसके सिलसिले में, तो नई नई बहू आई है तो उसकी मम्मी को फोन करके पूछ रही है कि मम्मी वो चाय कैसे बनाना है? तो बोले सिखाया तो था तुम्हें कैसे? अरे तूने तो 5 लोगों के लिए चाय बनाना, अभी 12 लोग आ गए, कैसे करूंगी मैं? कहने का मतलब क्या है, ग्रॉस उदाहरण है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, ऐसी सीमित सोच है कि ज्यादा लोग आ जाएंगे तो, क्योंकि वो ज्यादा लोग देखे ही नहीं है उन्होंने। प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कभी ज्यादा लोग देखे ही नहीं है। हमारे एक रिलेटिव हैं तो वहां पे जो भाभी जी हैं तो बोले कि हमारे घर में तो लगभग 45 लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ 45 लोगों का खाना बनता है हर रोज। तो यहाँ पे जब बुआ चाचा सब आते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है ना। अभी जो लड़की ने देखा ही नहीं है तो उसको ऐसा लगेगा तो झमेला है यार, क्या है मेले जैसा हो गया, उसको क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा, ये सब मुझे तकलीफ देने के लिए आए। लेकिन जब तकलीफ आती है ना लाइफ में, तब ये लोग ही काम में आते हैं, जिसको हम तकलीफ बोलते हैं ना, कि ये लोगों की वजह से तकलीफ हो रही है। तो जो विभक्त कुटुंब है वहां पे बच्चे बहुत तकलीफ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं, 1-1, 2-2 घंटा लग जाता है बच्चे को खिलाने में, लेकिन यहाँ पे आराम से खा लेते हैं और बच्चे रहते हैं। चौथा है, सीखना बहुत सरल हो जाता है, कोई भी चीज सिखाने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अच्छी अच्छी आदतें लग सकती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, क्योंकि बाकी सब लोग उठते हैं तब उठना ही पड़ेगा। सोना, क्योंकि कभी बाथरूम एक ही रहता था ना, तो टाइम पे उठना पड़ता था, नहाने के लिए भी आपका नंबर लगाना है ना, सही कि नहीं? हम लोग बड़े 2 BHK का घर था लेकिन बाथरूम एक ही था। अभी तो क्या है, जितने BHK रहता है उतना बाथरूम रहते हैं। अगर 4 BHK रहेगा तो 4 बाथरूम। तो लोग अपने हिसाब से, अरे मैं अपने हिसाब से उठूंगा, तैयार होऊंगा, वो डिसिप्लिन नहीं आता है। तो रिसोर्सेस कम है तो उसके लिए लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। और अगर कुछ बच्चा गलत सीख रहा है तो बड़े बुजुर्ग देखेंगे, तुरंत करेक्ट करेंगे, भाई ये गलत कुछ सीख रहा है, गलत आदत आ रही है, तुरंत उसको पकड़ेंगे। अगर कोई लेट आ रहा है घर पे तो दादी, उसको ऐसे भी नींद नहीं आती दादा को, बोलो अरे क्या हो गया, क्यों लेट आ रहे, तो वो फिर दूसरे दिन जल्दी आ जाएंगे। तो गलत आदतें भी उससे वो बचे रहते हैं।
और वो देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान होता है, तो वो भी सीखेंगे उसमें। और बच्चे खाना बनाना, सफाई करना, ये सब काम सीखेंगे कि और लोग भी कर रहे हैं ना, घर के लोग। अभी न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि सारी चीज़ें मशीन से होती है, डिश वॉशर्स, वॉशिंग मशीन और ये सब चीज़ें मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है ना, ज़्यादातर। और खाना तो क्या, जोमेटो, फिर क्या है, स्विगी, ये सब चीज़ों से आता है एक एक टाइम का लोग। और फॉरेन में ऐसा ही है, आप बिलीव मी, फॉरेन में कई कंट्रीज़ में तो घर पे खाना बनता ही नहीं है, वो बाहर से ही खाना आता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें इतना मेहनत करने से अच्छा है रेडीमेड फूड लेके आ जाओ। भाई रेडीमेड फूड का क्या क्वालिटी हमको सबको पता है, न्यूट्रिशन नहीं रहता है, सिर्फ कैलोरी रहता है और प्रिजर्वेटिव्स रहता है, जिससे लॉन्ग टर्म में हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर, ये सब बढ़ सकता है। तो पहले के लोग इसीलिए हेल्दी रहते थे, क्योंकि घर का खाना खाते थे, मेहनत करते थे। तो बताते हैं ना कि मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइटर। तो कभी भी कोई भी काम है, झाझा हाथ रड़िया मणा, गुजराती में कहेवत है। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आ गया तो वो सरल हो जाता था, क्योंकि बड़े लोग रहते थे, वो टेंशन ले लेते थे जिसको काम नहीं करने का रहता था, मतलब उनके पास अनुभव है, टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। और बाकी के लोगों को बता देते आप ऐसे काम करो, ऐसे करो, तो जो काम करने वाले उसको टेंशन नहीं रहता। अभी क्या, काम भी करना है, टेंशन भी लेना है, व्यवस्था भी करना है, क्योंकि सबके घर का 20-20 हज़ार भाड़ा आ रहा है, अलग अलग रह रहे हैं। अगर साथ में रहते तो किसी का भाड़ा ही नहीं होता, क्योंकि अपना ही घर रहता था ना। साथ में रहते हैं तो पुश्तैनी घर रहता है ना। आप देखेंगे जो जनरेशन का पुश्तैनी घर है, अभी सिटी में आ गए, माता पिता ने 20-25 साल मेहनत करके घर बना लिया, अभी 2-3 लड़के हैं, अभी वही घर में रह रहे हैं, तो उनको भाड़ा नहीं भरना है। लेकिन वो अलग हो गए तो क्या हो जाएगा, सबका भाड़ा चालू हो जाएगा। फिर क्या होगा, भाड़ा चालू हो जाएगा तो उनके वाइफ को भी नौकरी करना पड़ेगा कि नहीं। और फिर बच्चों का ध्यान रखने के लिए फिर क्या हो, कहाँ पे डालते हैं वो लोग, डे केयर में डालना पड़ता है बच्चों। प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम है, मैंने देखा हुआ। मेरे साथ जो डॉक्टर लेडीज हैं तो बोलते हैं कि वो उसको पिकअप करना है, ये टाइम पे जाना है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। 5वीं चीज है ओबेइंग, रिस्पेक्टिंग एंड सर्विंग एल्डर्स। ओबे करना मतलब उनके आज्ञा का पालन करना, सम्मान देना और सेवा करना। अभी जो न्यूक्लियर फैमिली में है, विभक्त कुटुंब में, क्या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, सम्मान नहीं रहता है वहां पे। वो पहले नाम से नहीं बुलाते थे, सही कि नहीं, अभी वो नाम से बुलाते हैं। तो बच्चे भी नाम से ही बुलाएंगे, फिर वैसे ही आपको भी नाम से बुलाएंगे, आपका भी रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे। तो बच्चे वैसा ही सीखते हैं ना जैसा वो। संयुक्त कुटुंब है, वहां पे सुबह में क्या भगवान को प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी माता पिता है उनको भी प्रणाम करते हैं और उनसे अच्छे से बात करते हैं। तो उससे बच्चे भी क्या है कि वही चीज सीख जाते हैं। श्री प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता में पहले अध्याय के 4थे श्लोक में बताते हैं, इट इज जनरल एटिकेट दैट सुपीरियर्स आर नॉट टू बी ऑफर्ड इवन अ वर्बल फाइट, इवन इफ दे आर समटाइम्स हार्श इन बिहेवियर, दे शुड नॉट बी हार्शली ट्रीटेड। जैसे अर्जुन बताते हैं ना कि ये सब तो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं कैसे युद्ध करूंगा, ये वो, तो उसके संदर्भ में यही प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, कई बार आपको उनकी बात सही नहीं लगती है, लेकिन उनके साथ फाइट नहीं करना चाहिए, वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। बाणों से युद्ध तो दूर की बात थी, अर्जुन ऐसा बता रहे। छठा है ग्रेटफुल होना। ग्रेटफुल मतलब आपको जो भी प्राप्त है उसके लिए आभार व्यक्त करना। तो जो लोग विभक्त कुटुंब में है, न्यूक्लियर फैमिली में है, उनको क्या लगता है हम लोग इंडिपेंडेंट है, वी हैव एवरीथिंग एट आवर डिस्पोजल, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन वो ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और लोगों के ऊपर, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप दो ही हैं और दोनों जॉब कर रहे हैं, तो क्या होता है, और काफी एजेंसीज के ऊपर आपको आधारित रहना पड़ता है। जबकि आप साथ में रहेंगे तो वो चीजों को बेहतर तरीके से आप अच्छे से कर पाते हैं। प्लस आपको डर भी नहीं लगेगा कि अरे वो मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे कि नहीं, वहां पे मैं रखूंगा, वो टेंशन रहता है ना। अभी ऐसा हो गया, वहां पे भी सीसीटीवी रखते हैं और उसका एक्सेस आपको देते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है।
ऐसा हो रहा है अभी। तो रियलिटी में इंटरडिपेंडेंट जरूरी है, दूसरे का जरूरत सबको पड़ता ही है। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको बच्चे का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि उनका केयर कौन करेगा। लेकिन बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनको संस्कार कौन देगा, उनके लिए उनकी भी आवश्यकता है। तो इसलिए सबको एक दूसरे की आवश्यकता रहती है। तो बताते हैं कि किसी और की मदद लिए बिना तो हम जी नहीं सकते हैं, तो मदद तो लेनी पड़ेगी। इसीलिए बताया जाता है कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अगर किसी और का गलती हो तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। गलती तो किसी से भी हो सकती है, सही कि नहीं, हो सकती है कि नहीं। लेकिन अगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमको क्या लगेगा, सामने वाला ने भूल छे, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है ना कि मैं ही सही हूं। इसलिए तो ये भौतिक जगत चल रहा है। जगत जो गति से चल रहा है तो चलता ही रहेगा ना, क्योंकि हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार अलग अलग माताओं के माध्यम से हम यहाँ पे प्रकट अप्रकट हो रहे हैं, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि क्षमा करना पड़ेगा, क्षमा मांगनी भी पड़ेगी। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन सदा। अभी हम कीर्तन नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये गुण अभी नहीं है। लेकिन संयुक्त कुटुंब में रहेंगे तो ये गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाएंगे। और जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहते सॉरी भी नहीं बोलते हैं, दे डोंट फील सॉरी, दे डोंट से सॉरी। हमने देखा अभी हमारे रिलेटिव के वहां पे हम गए थे, तो छोटा बच्चा है, टेंट्रम्स किया बहुत उसने, एंड दैट चाइल्ड वाज नॉट सॉरी ऑल्सो, बिकॉज उसने वैसे ही देखा है, कम लोग हैं और वैसे ही बिहेवियर उसको ग्रांटेड है, और बच्चे देखे ही नहीं है उसने। तो रिसोर्सेज शेयर करना है, किसी की बात सुनना है, उसको पता ही नहीं, शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं आता है, ग्रेटिट्यूड नहीं आता है, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, ये सब नहीं आता है उसके अंदर। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है? तो गलत आदतें दूर रहती है, फिर से सिस्टम नहीं बनाना पड़ता है, घर में एक सिस्टम बना रहता है, कन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व हो जाते हैं, और एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो कैसे एक एक करके देखते हैं। जैसे हम भक्तों का और बड़े बुजुर्ग लोगों का संग करते हैं तो हमको अच्छा इंसान बनना सरल हो जाता है। इसीलिए जो प्रभुपाद जी के संपर्क में थे, जो भक्त थे, तो उनके अंदर प्रभुपाद के जो अच्छे अच्छे गुण थे वो देख के सीख गए सेवा कर करके। उनके अंदर वो गुण नहीं थे पहले। तो अभी भी देखेंगे जो महाराज के सेवक रहते हैं तो 2-4 साल उनके साथ रह लेते हैं तो काफ़ी अच्छे गुण उनके अंदर सेवा करके आ जाते हैं। कई बार महाराज स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो गुरु महाराज रहते हैं, प्रभुपाद जी भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि उनको सब परफेक्ट चाहिए, उनके हिसाब से चाहिए। तो थोड़ा, लेकिन साथ में रह के उनके अंदर वो गुण आ जाते थे। हमें बहुत प्रेरणा मिल सकती है, ताकत मिल जाती है। ऑस्टियर लाइफ रहता है, लाइफ कुछ इतना सरल नहीं रहता है ना, क्योंकि इनके हिसाब से चलना पड़ता है ना। गुरु के पास रहते हैं या बड़े बुजुर्ग के पास रहते हैं तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना, हमारे हिसाब से तो नहीं चलता है। तो ज़्यादा सेवा करने का मौका भी मिलता है हमको। लेकिन अगर हम उनका साथ नहीं लेंगे, उनका एसोसिएशन नहीं लेंगे, तो गलत आदतें लग सकती है, उससे हमारा चारित्र बिगड़ सकता है। उससे क्या होता है, फिर हम अपने बारे में सोचेंगे। वो विस्तृत भावना है ना, वसुधैव कुटुंबकम, वो भावना चली जाएगी। तो बताते हैं कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके बच्चे अकेले रहते हैं घर पे, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता है। कहीं तो टीवी देखेंगे, इंटरनेट, या फिर कुछ गलत संगत में लग जाएंगे, और उनका जो कुछ तनाव है, उनको कुछ बताना है, किसी को बताने के लिए कोई है नहीं घर पे उनके, तो क्या होगा, उस स्ट्रेस में रहेंगे ना। आप देखेंगे कि जो अकेले रहते हैं ना, बच्चों को छोड़िए, उम्र वाले हैं ना, वो भी फिर क्या तनाव में आ जाते हैं, तो बच्चे जल्दी तनाव में आ जाते हैं। तो इसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग के साथ रहना चाहिए। तो हमारे सीनियर डॉक्टर थे, मेरे मित्र थे, तो उनके माता पिता तो नहीं थे, गांव में रहते थे, क्योंकि बड़े भाई के साथ गांव में रहते थे।
तो उन्होंने अपनी बुआ जी को बुला लिया था अपने साथ रहने के लिए। कोई तो बड़ा चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों सुपर स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर थे, तो उनके लिए समय नहीं था कि वो दोनों बच्चों को दे पाए, एक ही लड़की थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी बुआ जी को बुला लिया था। बड़े की तो आवश्यकता है ही, कहीं पे रख देने से या किसी को घर पे रख देने से नहीं चलेगा। बड़ा चाहिए कि जो उसको गाइड करे, उसका केयर करे। और बड़े के अंदर क्या है, पूरा जीवन देखा है, 50-60 उम्र हो गया है, तो एक्सपीरियंस भी है उनके पास। दूसरा है, जैसे मैंने बताया कि पूरा सिस्टम बनाना नहीं पड़ता है। जैसे बताते हैं ना कि एक लैंप डाल दिया ना तो पूरा घर का अंदर अंधेरा चला जाता है, उजाला हो जाता है। वैसे ही एक व्यक्ति ऐसा हो गया टीम में, जैसे क्रिकेट देखा है आपने, क्रिकेट में बोलते हैं ना कि पूरा नया टीम नहीं, कुछ अनुभवी प्लेयर्स भी चाहिए। कई बार वो रन नहीं बनाते, लेकिन वो क्या स्ट्रेटेजीज बताते हैं। अभी पेड़ बूढ़ा हो गया है तो फल नहीं देता है, लेकिन क्या छाया तो देता है ना, ऐसा है। तो उनको फिर से सब टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, एरर करके सीखना नहीं पड़ता है, उनको ऑलरेडी सिस्टम बनाया हुआ मिल जाता है कि ऐसे ही करना है, ये होगा तो ऐसे ही करना है। तीसरा, कंफ्लिक्ट हो गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो बताते हैं कि इंटरनली ही सॉल्व हो जाता है। बड़े बुजुर्ग रहते हैं, अभी किसी का लव मैरिज हो गया है समझो, तो क्या होता है, दो लोग अलग रह रहे हैं, अगर कुछ झगड़ा हो गया तो दोनों में से कोई हेल्प करने नहीं आएगा, ये साइड से भी नहीं आएगा, वो साइड से भी नहीं आएगा। लेकिन अगर घर के लोग सब साथ में रहते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ आगे पीछे तो होता ही, सबके घर बर्तन है तो आवाज तो आएगी। अगर कोई बोल रहा है कि हमारे घर में झगड़ा नहीं होता, तो उसका मतलब क्या है, वो बातें ही नहीं करते, कुछ तो होता ही, प्लस माइनस तो रहेगा ही। वो हाँ बोल रहे, सही है। तो लेकिन बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो क्या रहेगा कि वो उनको समझाएंगे और उनको वापस लाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली रहेगा तो क्या रहता है कि ज्यादातर फिर वो छोटा प्रॉब्लम है वो बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम छोटा ही रहता है, शुरुआत छोटी ही रहती है, वो बड़ा हो जाता है, और उसके बाद कोर्ट डाइवोर्स यहाँ तक प्रैक्टिकली जाता है। चौथा फायदा है एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस। तो जो बच्चे ज्वाइंट फैमिली में है ना, वो कोई भी टास्क कर लेंगे, क्योंकि उसने देखा है कि और कर रहे, मैं भी कर सकते हैं। अभी अनमोल है ना, वो गुरुकुल सिस्टम में पढ़ रहा है। अभी यहाँ पे उसको हम स्विमिंग के लिए बोलते थे तो वो डरता था। अभी वहाँ पे उन लोगों ने तलावड़ी बनाया हुआ है, खुद खोद के सब बनाते हैं ना तलावड़ी, तो पानी भर जाता है अभी बारिश में, तो सब बच्चे तैर रहे थे, अच्छे से तैर रहा था। कहने का मतलब क्या है, जब समूह में रहते हैं ना तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता कि हम कर सकते हैं, और दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो हिम्मत करके कर सकते हैं। अभी वो खाना बना लेता है, कितनी उम्र का है, 13 साल का है, अभी 13 साल अभी हुआ, तो खाना बना लेता है। उससे छोटे 11 साल के बच्चे भी खाना बना लेते हैं, सब काम बच्चे खुद ही करते हैं। हमको लगता है कैसे करते रहेंगे, लेकिन जब साथ में रहते, सामूहिक जीवन है ना, प्लस क्या है कि ये मेरे पैसे उसके पैसे वो रहता ही नहीं ना, क्योंकि सब साथ में एक ही रिसोर्सेस पे चलाना है ना, तो एक समूह भावना आ जाती है। अभी जैसे अभी कोई भी प्रोग्राम रहता है तो कैसे आप लोग कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं ना। घर पे तो आपको ऐसा लगता है ये मेरा काम है नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अपना समझ के कर रहे हो। तो जो बच्चे हैं उनको लोग चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, खिलौने नहीं रहेंगे तो चलेगा, उनको खिलौने नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन 10 लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, 1-2 लोग से नहीं होता है उसका, सिर्फ मम्मी पापा से नहीं चलता है, उसको ज़्यादा लोग चाहिए उसको, कि उसको क्या बातें करना है, सीखना है, तो ये सब कैसे होगा, लाइव कुछ रहेगा उससे होगा ना। खिलौने से थोड़ा, अगर खिलौना तो थोड़ा म्यूजिक बजेगा, डांस करेगा, बंद हो जाएगा। जैसे दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, भाई बहन सब परिवार में हैं, तो ऐसे पूरा वाइब्रेंट रहता है। जैसे होता है ना, दिवाली में सब लोग आते हैं तो अच्छा लगता है ना, उत्सव के समय पे सब आते हैं ना, होली दिवाली के त्यौहार में सब लोग अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन लोग आते हैं, तो अच्छा लगता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि लोगों में ही मजा आता है। उस समय पे हम ज़्यादातर टीवी भी नहीं देखते, बातें करते हैं, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, रात के 2-2 बज जाते हैं। मैं जनरली 9-10 बजे सो जाता हूँ, लेकिन कभी मेरे अंकल आए हैं या बुआ फूफा जी आए हैं तो हम 2-2 घंटा और मतलब बातें चलती रहती है, क्यों, मजा आता है कि नहीं, अनुभव है आपको। तो लोग रहते हैं, तो अब किसी से बताना है तो आपके घर में ऐसा जरूरी नहीं कि पापा आपकी बात सुनेंगे, चाचा सुन लेंगे शायद, या आपकी सिस्टर सुन लेगी, कजिन सिस्टर सुन लेगी, तो वो साथ में रहेंगे तभी तो पॉसिबल है ना। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो खर्चा कम हो जाता है, वो समझ सकते हैं ना। फिर
जगह ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे घर के बंदे एक ही जगह पे साथ में रह पाएंगे, और रिसेशन प्रूफ हो जाएगा। ये कैसे समझते हैं? समझ लीजिए कि भाई 4 भाई हैं, 4 अलग अलग रह रहे हैं। अभी तो समझिए कि 100 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट, अरे 1000 स्क्वायर फीट का एक घर है, से 4000 हो गया अलग अलग। लेकिन समझो साथ में रह रहे हैं तो हॉल भी बड़ा रहेगा, खुला जगह भी मिलेगा, किचन भी बड़ा रहेगा, खाना खाने के लिए बैठने की जगह अलग रहेगी, बच्चों को खेलने के लिए भी जगह मिल जाएगी, सब कुछ जगह मिल जाएगा, प्लस सबका बेडरूम तो रहेगा ही, सही कि नहीं? एक बड़ा हवेली जैसा हो जाएगा ना। लेकिन 4 अलग अलग रह रहे हैं तो उसको तोड़ के क्या करना पड़ेगा? छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है, मेरे जो मौसी है तो उनका ऐसा ही था कि पहले उनका जो दादा के समय में एक बड़ा घर था, लेकिन फिर क्या हो गया कि वो उनके बाद फिर 4 बच्चे अलग हो गए, तो उनका वो बोलते हैं ना कि 10 बाय 14 और बीच में कॉमन बाथरूम ऐसा था। फिर उन्होंने ऊपर बनाया, मतलब समझ सकते हैं ना वो कैसी स्थिति में रहना है। लेकिन जब आपका साथ में रहते हैं तो व्यवस्था अच्छे से हो जाती है। अभी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जैसे कि रिसेशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन्फ्लेशन, पॉल्यूशन, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको हर एक फैमिली के लिए अलग अलग चीजें चाहिए, समझिए। जैसे रेफ्रिजरेटर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, एवरीथिंग। और दूसरी बात क्या है कि जब जॉइंट फैमिली रहेगी तो काम करने वाले लोग भी रहेंगे ना, तो सब चीजों की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। जैसे पहले के समय में कपड़े भी लोग हाथ से धो लेते थे ना, तो वॉशिंग मशीन की आवश्यकता नहीं थी, डिश वॉशर की आवश्यकता नहीं थी। अभी एक बहू है वो खाना बना लेती थी, एक बहू है कचरा झाड़ू पोछा कर लेती थी, एक बहू है और कुछ काम, तो ऐसे सब लोग मिल बांट के कर लेते थे। तो उससे क्या काम भी हो जाता था, हेल्थ भी अच्छा रहता था, जिम में भी नहीं जाना पड़ता था। आजकल तो क्या है, उल्टा हो गया है, घर का काम करते नहीं है, फिर कार में बैठ के जिम में जाते हैं, और फिर वो पेट्रोल का खर्चा तो फिर जॉब करने भी जाना पड़ता है। तो ये विशियस साइकिल में आ गए। तो रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड एंड देयर इज नो नीड टू बाय सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो खरीदना नहीं पड़ता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एक मस्त ऐड देखा था मैंने, बहुत पुराना ब्लैक एंड व्हाइट ऐड था। तो उस समय पे कोई व्यक्ति उनको वॉशिंग मशीन का ऐड दे रहा था, वॉशिंग मशीन का ऐड। तो वहाँ पे जो सब, मतलब उस समय पे 50-60 साल पहले की बात है, तो लोग इतना कोई यूज़ नहीं कर रहे थे वॉशिंग मशीन। तो कंपनी ने बनाया था, तो प्रमोट कर रहे थे कि देखो आपको ये मशीन में कपड़े धो जाएंगे, तो आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से बैठ के पार्टी कर सकते। तो बोले इसका कीमत क्या है? तो बोले उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा क्या? फ्री में थोड़ी आता है, नथिंग इज फ्री। हमको लगता है इसमें जो इंटरनेट है वो फ्री है, नहीं है। आप फ्री, आप उसकी कीमत भुगतान करते हो। कैसे? आप देखते हो, फिर आप उसमें से चीजें खरीदते हो, क्योंकि कोई तो पेमेंट दे रहा है ना, उसके अंदर ऐड आता है ना, कुछ तो प्रमोशन आता है ना, तो वो प्रमोशन आपके दिमाग में जाता है। फिर आपको लगता है ये नहीं है तो कैसा चलेगा, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, ज्यादा जगह रहेगी। फिर अभी कैसे वर्टिकल बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ज्यादातर 10 माले का, 20 माले का। अभी बड़ौदा में 35 माले तक का बिल्डिंग का पहली में परमिशन मिल गया, 35 या 33 ऐसा फ्लोर्स का बिल्डिंग का परमिशन मिल गया। तो वहाँ पे आपको क्या है कि जैसे जो धरती के साथ जुड़ के रहते हैं ना, वो फीलिंग नहीं रहता है। फ्लैट्स में रहते हैं तो अलग ही फीलिंग आता है। ऑप्शन नहीं है अभी, क्योंकि सब अलग अलग रह रहे हैं, महंगा है, नीचे का घर लेना मुश्किल है अभी सबके पास। और उसकी वजह से क्या है, हवा उजास जो कम हो जाता है, तो मेंटल फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा है रिसेशन प्रूफ। 2008 में जब रिसेशन आया तो इकोनॉमिस्ट जो हैं, अर्थशास्त्री, उन्होंने बताया कि लोगों को पैसे बचाने चाहिए। कैसे? तो साथ में रहना चाहिए, साथ में खाना चाहिए, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहिए, कम पेट्रोल यूज करना चाहिए, साथ में ट्रैवलिंग करना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब सब साथ में करना चाहिए। 2008 की बात है, मतलब 18 साल 17 साल पहले की बात। लेकिन अभी देखेंगे तो ये जॉइंट फैमिली की नेचुरल बात है ना, कि सब तो अपने आप ही हो जाएगा ना। आपने कभी सुना है कि पहले के लोग सुसाइड करते थे? साथ में रहते थे, रिसोर्सेज कम भी रह गए, बारिश नहीं भी हुई, खाना इतना, तो भी वो जो होता है उसमें से चला लेते थे। क्यों? क्योंकि कोई तो ऐसा था कि उनको समझा जा रहा है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा।
लेकिन अकेले रहते, ईएमआई नहीं भर रहे हैं, गाड़ी लेके चला जाएगा, फ्लैट खाली करना पड़ेगा, होता है कि नहीं? अभी उस समय पे ये सारे इश्यूज नहीं आते थे। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि आपको ये सारे इश्यूज नहीं आते। आप देखेंगे प्रैक्टिकली जो मंदिर है, पूना कैंपवाला टेम्पल देखा रहेगा आपने, पुराना वाला जो कैंपवाला टेम्पल है, छोटा टेम्पल है, 100 ब्रह्मचारी रहते थे। अपना इस्कॉन का टेम्पल है, उसमें भी काफी ब्रह्मचारी रहते हैं। उनका सबका एक ही किचन में खाना बनता है, राइट? और एक एक रूम में 2-2, 3-3 लोग रहते हैं, एवरेज 2 लोग 3 लोग ऐसे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार अगर फीस्ट भी बनाना है ना तो इजी हो जाता है। अभी समझिए यहाँ पे अगर 100 भक्तों का फीस्ट बनता है तो उसके अंदर जितना रिसोर्सेस और जितने लोग लगते हैं, लेकिन 25 घर के अंदर 4-4 लोग रह रहे हैं, अगर उनके लिए अलग अलग फीस्ट बनाए तो ज्यादा तकलीफ होती है कि नहीं? तो मतलब जितना आप बड़ा ऑर्डर करेंगे, जैसे बाहर से तो सस्ता होता है ना, वैसे ही जब साथ में रहेंगे तो इजी हो जाएगा। तो अच्छे से अच्छा खाना भी बनेगा, क्वालिटी भी बनेगा और साथ में सस्ता भी हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग किचन में बनाना नहीं है ना, इतने ज्यादा लोगों को लगना भी नहीं पड़ेगा ना। अभी एक व्यक्ति सीरा बना रहा है और 10 जगह पे सीरा बन रहा है तो 10 लोगों को लगना पड़ेगा ना, ध्यान भी 10 लोगों को रखना पड़ेगा। जो फार्म कम्युनिटीज है ना, उसमें भी ऐसा ही है कि लोग साथ में रहते हैं, साथ में अनाज उगाते हैं, साथ में गायों की सेवा करते हैं और भक्ति करते हैं। जैसे नंदग्राम है और अन्य काफी प्रकल्प हैं, वहां पे भक्त ऐसे ही साथ में रह के मतलब कॉमन रिसोर्सेज यूज करते हैं। तो इससे हम क्या रहते हैं, प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक बेनिफिट है हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, अभी ठीक है, समय नहीं है ना, अभी अपना हो गया ना, ले सकते 10 मिनट ले सकते, ठीक है। तो आध्यात्मिक जो बेनिफिट्स हैं, जो मुख्य है, तो ये तो सब जनरल बेनिफिट्स हैं। जनरल क्यों बताने पड़ते हैं? क्योंकि हमारी चेतना भौतिक है ना, तो मुझे वो वाले बेनिफिट्स तो पहले बताने पड़ेंगे आपको। वो क्या होता है, प्राइमिंग हो जाता है, थोड़ा आपको लगेगा नहीं नहीं ये बात तो सही, मैं पहले से आध्यात्मिक बता दूंगा तो बोले तो ये सब स्पिरिचुअल टॉक हो गया। तो सबसे पहला है ह्यूमिलिटी आएगा, नम्र बनेंगे हम, खाना सोना रेगुलेटेड हो जाएगा, भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे हम लोग अच्छे से। दूसरी जो पीढ़ी है उसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे और भक्तों का संग हमको सरलता से प्राप्त होगा। तो सबसे पहला है नम्रता। एडजस्ट करना पड़ता है, जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सीख जाते हैं बचपन से एडजस्ट कैसे करना है। तो जब लाइफ में बाहर जाते हैं ना तब भी प्रॉब्लम नहीं आता है। इवन भक्तों के समुदाय में भी जब हम रहते हैं ना तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपना ईगो घर पे छोड़ के आना पड़ता है। अरे हमारा ईगो लेके यहाँ पे आएंगे तो चलेगा क्या? कृष्ण बोलेंगे इफ यू कैनॉट लव ईच अदर, अगर आप आपसी प्रेम नहीं है भक्तों के बीच में, अगर आप भक्तों के बारे में नेगेटिव हैं तो मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कई बार बताता हूं ना, इफ यू कैनॉट सी गॉड इन अदर डिवोटीज, यू कैनॉट थिंक ऑफ गेटिंग कृष्णा इन योर लाइफ। आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। जो कनिष्ठ भक्त रहते हैं वो मैं और कृष्ण, लेकिन जो उन्नत भक्त रहते हैं वो भगवान के जो सेवक हैं उनकी सेवा करते हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप हम्बल हो जाएंगे तो आप भगवान की सेवा करने के लिए उपयुक्त हो जाएंगे, फिर आपका क्वालिफिकेशन आएगा। तो जो हमारा आध्यात्मिक चेतना है वो उन्नत हो जाएगी, खाना पीना सोना सब रेगुलेटेड हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि घर पे बड़े बुजुर्ग सुबह में उठ के आरती करेंगे तो बच्चे भी उठ जाएंगे, नहीं तो मम्मी पापा सो रहे 8-9 बजे तक, बच्चे भी सो रहे हैं। आज तो सैटरडे है, संडे है, होता है कि नहीं? जॉब करते हैं 5 दिन गधे की तरह काम करते हैं, फिर सैटरडे संडे सो जाते हैं। हाँ? लेकिन यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, आपको जल्दी उठना है, मंगला आरती होगा, बड़े बुजुर्ग उनको सिखाएंगे कि कैसे उसमें अंदर लगना है, तो बच्चे सीख जाते हैं जल्दी से। तीसरा है प्रॉपरली चैनलाइजिंग अवर सर्विस टू कृष्ण, भगवान कृष्ण की तरफ कैसे उन्मुख होना है। जैसे बताते हैं कि हमारे रिसोर्सेज बचेंगे तो वो बचा हुआ है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। पहले तो क्या है
दो एंड मीट करना ही डिफिकल्ट हो रहा है। जब अलग अलग रहते हैं तो क्या होता है, खर्चा इतना हो जाता है कि बचता ही नहीं है, कमाने के लिए अंदर ही पूरा जीवन निकल जाता है, तो समय भी नहीं बचता है, एनर्जी भी नहीं बचता है, तो भक्ति में कुछ देने के लिए अपने आप को भी नहीं दे पाएंगे और साथ साथ में लक्ष्मी भी भगवान की सेवा में नहीं दे पाएंगे। तो बताते हैं कि अगर हमको कहीं पे जाना हो गया तो बच्चों को बड़े बुजुर्ग या परिवार के अन्य सभ्यों के साथ छोड़ के जा सकते हैं, या फिर साथ में यात्रा में भी जा सकते हैं, घर के लोग हैं पूरा फैमिली भी यात्रा में एक साथ जा सकते हैं, तो एक बेनिफिट है। अगर सब लोग अलग अलग रह रहे हैं तो साथ में नहीं जा सकते ना, अलग अलग सिटीज में है तो नहीं जा सकते, एक जगह पे हैं तो आप साथ में, संडे को चलो डाकोर जाना है तो सब लोग साथ में जा सकते हैं। प्रीचिंग, कुकिंग वो सब भी अच्छे से कर सकते हैं, घर में भी सत्संग कर सकते हैं, मतलब भगवत गीता भागवतम साथ में पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे बच्चों को बचपन से ही भक्ति की क्रियाएं सिखा सकते हैं। भगवान की पूजा दादाजी पिताजी सब कैसे कर रहे हैं वो देख के बच्चा सीखता है, उनको एक उदाहरण मिल जाता है कि कैसे करना है। अभी 3-4 साल पहले मेरे ब्रदर और उनके फैमिली सब आए हुए थे, तो हमारे घर पे क्या है, अनमोल पूजा करता है, मैं खड़ा रहता हूँ सब रेडी करके। तो मेरे ब्रदर का जो बच्चा है छोटा वो भी आया हुआ था, तो उसको भी घंटी बजानी थी, तो फिर हम एक और घंटी लेके आ गए। तो मतलब क्या है कि वो दोनों घंटी ही बजाएंगे, मतलब वो ऐसे ही सीखते हैं, कोई कर रहा है ना वो देख के ही सीखते हैं। और अगर बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो ही होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो आप भागते कूदते रहेंगे, इधर उधर भागो, टाइम नहीं है, उठो, ऐसे ही होगा। तो आध्यात्मिक चीजें वो सीख जाते जल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज इजी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली रहेगा, कल्चर रहेगा, भक्ति चालू रहेगी तो घर में संग मिलेगा। दूसरा है कि जैसे प्रभुपाद जी के पिताजी हैं, उन्होंने सब कुछ ट्रेनिंग दिया उनको बचपन से, वैसे ट्रेनिंग मिलेगा आपको बचपन से, सारी ट्रेनिंग मिलेगा। बताते हैं कृष्ण कथा हो जाएगी, भजन, स्पेशल फेस्टिवल, जन्माष्टमी, दिवाली, गौर पूर्णिमा, सब उसका उत्सव कर सकते हैं। ज़्यादा लोग रहेंगे तो कर सकते हैं, अकेले करना तो डिफिकल्ट है। यहाँ पे भी देखिए इतने भक्त हैं तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। कोई 4 लोग रहेंगे तो हो जाएगा क्या? कौन करेगा सेवा? नहीं होगा। ज़्यादा भक्त हैं तो ही हो सकता है। ये सिर्फ प्रवचन लेने से होने वाला प्रोग्राम नहीं है, समझ रहे हैं? इसके लिए अनेक भक्तों की सेवा की आवश्यकता रहती है। और सबसे बड़ा कि साथ में मिलकर जब सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मजा ही कुछ अलग रहता है। लास्ट 5 मिनट्स है कंक्लूजन। तो ये सब तो हमने देख लिया, अच्छा लगता है ना, लेकिन प्रैक्टिकल है क्या? तो सब बोलेंगे प्रभु ये कैसे प्रैक्टिकल है, ये तो आप अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, ये तो बोलने वाली बातें। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो बताया उसमें से कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं वो भी दिखते हैं। तो अभी क्या है कि काफ़ी लोग अलग ही हो गए, मतलब कुछ अमेरिका रह रहे, कुछ कनाडा रह रहे, कुछ यहाँ पे वहाँ पे, या इंदौर चले गए हैं, दिल्ली चले गए। तो क्या करें अभी? और कई बार उनके पेरेंट्स बेचारे अकेले रह रहे हैं। यहाँ हो रहा है ना ऐसा, बच्चे सब उड़ गए, पंछी उड़ गए 2 बड़े वाले पक्षी बचे हुए सिर्फ। तो ठीक है, हम प्रयास कर सकते हैं कि कैसे करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए आप। समझो कि आप फ्लैट में रह रहे हैं, जैसे नंद रेसिडेंसी का उदाहरण दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे प्रभु जी, पद्मनाभ कृष्ण प्रभु है, वीर कृष्ण प्रभु हैं और प्रभु जी हैं, तो 3 फैमिली है, वो एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं। तो वैसे पॉसिबल है। तो कुछ भक्त हैं वो साथ में रह सकते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके चाचा ताऊ सब आ जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को ही अंदर अंदर ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो भक्त है वो साथ में रह सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, एक फिर से वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके अंदर आ सकती है। जब आवश्यकता है तो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं आप। नीड्स में कोई बीमार हो गया, किसी कुछ आवश्यकता हो गई, या किसी को मतलब साधना करनी है तो किसी को प्रोत्साहन दे सकते हैं कि भाई चलो साथ में कर लेते हैं। फिर अगर ऐसे बताया जाता है कि अगर कुछ वक्त तैयार है तो साथ में रह के साथ में कॉमन प्लेस बना सकते हैं, जहाँ पे साथ में वो भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, वैसा कोई सोसाइटी है तो वहाँ पे भी सब लोग साथ में मिलके सारे मंगला आरती पूजा सब कर सकते हैं, माला साथ में
कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग तो मंदिर नहीं जा पाएंगे ना, पॉसिबल नहीं है। और सब लोग मंदिर नहीं जा पा रहे, इसलिए तो यहाँ पे सेंटर बनाया है कि एटलीस्ट सब लोग यहाँ पे समय मिले तो सुबह में भी धीरे धीरे आने का प्रयास कीजिए। तो सुबह में यहाँ पे बैठ के एटलीस्ट माला तो कर सकते हैं, बाद में फिर लोग माला करेंगे तो क्लास भी हो जाएगा, धीरे धीरे सब कर सकते हैं। तो बताते हैं कि डिवोटीज के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए अगर माता पिता व्यस्त हैं तो, और अगर भक्त का कुटुंब है ना, तो उनको तसल्ली रहेगी कि भाई चलो वो केयर कर लेंगे, तो उनके हवाले छोड़ के जा सकते हैं। भी ऋषिकेश प्रिय प्रभु का फोन आया था मुझे, तो ये वो तो क्लास ले रहे हैं ना बच्चों का, तो उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन देख लिया, बोले वो बहुत प्रभावित हो गए कि ये बहुत अच्छा मुद्दा है। फिर मैंने बोला कि होम स्कूलिंग कर सकते हैं। अगर भक्त नजदीक में रह रहे हैं, कुछ भक्त जैसे ये एरिया में ही समझिए कि 10-15 बच्चे हो गए, मतलब छोटे वाले, तो आजकल माताएं पढ़ी लिखी रहती है, ज़्यादातर माताएं ग्रेजुएशन तो किया ही रहता है, 12th तो पार्ट्स किया ही रहता है, उतना तो उनको आता ही है, मतलब तो साथ में मिलके बच्चों को पढ़ा भी सकती है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, स्लॉटर हाउसेस में डालने की जरूरत ही नहीं है बच्चों को, सही कि नहीं? कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, करना बात की बात है, सोच सकते हैं। तो पहले विचार आना चाहिए, विचार आएगा तो होगा। फार्म कम्युनिटी, तो कॉमन लैंड लेके काफी वक्त जो फार्म कम्युनिटी तैयार किया, हम पे इतना दूर जाने की नहीं बता रहा हूं मैं, तो होम स्कूलिंग की बात कर रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं कि यहीं पे रहो, यहीं पे आप बच्चों को पढ़ाओ। वहां पे जाके तो डिफिकल्ट है आपके लिए, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, अनाज उत्पन्न कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं। वहां पे क्या रहता है कि ये सब गैजेट्स नहीं रहते हैं, तो पीसफुल लाइफ रहता है, भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। रूपा जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में, ओवर ईटिंग मतलब ज्यादा खाना, ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब इंद्रिय तृप्ति करना, ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर्स मर्सी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, एंड आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कृत्रिम जरूरतें उत्पन्न करना। तो ये हमारी जो ऊर्जा है ना, उसको फालतू में व्यस्त हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमारा, और ऐसे भी क्या उसकी वजह से हमारा जो जीवन है वो कम हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से और ये सब चीज़ों की वजह से। तो सिंपल लाइफ जिएंगे जितना, उतना सरल हो जाएगा। तो हम कहीं पे भी रह रहे हैं, अपने फैमिली में रह रहे हैं या कम्युनिटी में रह रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हमें समझनी पड़ेगी अगर साथ में काम करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जेन्युइनली सर्व ईच अदर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करते हैं, वो मेरे लिए क्या करेगा तो मैं करूंगा, तो प्रॉब्लम है। हमको अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, तभी परिवार में हम रह पाएंगे, कोई भी परिवार में साथ में तभी रह पाएंगे। सोचिए कि माता पिता हैं, उन्होंने आपके लिए किया, अभी आपके बच्चे आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन आप उनके लिए करते हो कि नहीं? वैसे मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बड़े हो जाएंगे तो आपकी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, या उनकी सेवा लेने के लिए आप रहोगे कि नहीं रहोगे, लेकिन वो एक सिस्टम है ना, जो नहीं भी कर सकते हैं उसकी हम सेवा करते हैं। कल्टिवेट टॉलरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने हिसाब से तो नहीं होने वाला है। बी कोऑपरेटिव एंड कंपेशनेट, सहकार से कार्य करो और करुणामय रहो आप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी इनटॉलरेंट टू अदर्स अनहैप्पीनेस, कोई मेरी वजह से दुखी क्यों हुआ। इफ पद्मनाभ प्रभु इज नॉट हैप्पी विथ मी, आई शुड थिंक कि मैं ऐसा क्या करूं कि पद्मनाभ प्रभु को अच्छा लगे। आज मुन्ना प्रभु ने मुझे स्माइल नहीं दिया तो कुछ गड़बड़ है, मुझे पूछना चाहिए उनको कि मुन्ना प्रभु सब ठीक है ना, आपके जीवन में कोई समस्या है क्या है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे ग्रुप में जो है वो अगर दुखी है वो सहन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, हम भौतिक जगत में रहते हैं ना, तो दूसरों के दुख से हम सुखी हो जाते हैं, और दूसरों के दुख से सुखी और दूसरों के सुख से, तो हमें ऐसा नहीं करना है। पर दुख के दुखी होना चाहिए, हमें किसी का दुख है तो दुखी होना चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए, सभी को आवश्यकता के हिसाब से मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो ऐसा हम करेंगे तो ही गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि
ये सिर्फ कपड़े पहनने से, ये तो एक्सटर्नल चीजें हो गई, या दो माला, 3 माला या तिलक, ये अच्छी बात है, जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। साधन तो कृष्ण प्रेम है ना। तो कृष्ण प्रेम कब प्राप्त होगा? कि जब हम भक्तों को प्रेम कर पाएंगे। बिलीव मी, एक भी भक्त के प्रति, एक भी भक्त को आपके प्रति प्रॉब्लम रहेगा ना, आपके प्रति प्रॉब्लम रहेगा तो वो दरवाजा बंद रहेगा। बिलीव मी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव स्पिरिट चाहिए आपको। अल्टीमेटली हमारे आसपास जो भी जीवात्मा है उनको प्रेम करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला है। तो कृष्ण को सेंटर में रखेंगे तो अपना सब प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएंगे। सो जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से सिस्टम को डेवलप किया है, जरूरतें अलग अलग रहती है। जैसे प्रभुपाद जी फॉरेन में गए तो उन्होंने अलग सिस्टम दिया, इंडिया में अलग सिस्टम है। तो जैसे लोग हैं वैसे हिसाब से अलग अलग सिस्टम, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है कि हम लोग सब कृष्ण की सेवा में लगे। तो परिवार में भी साथ में रहने का मतलब ऐसा नहीं कि साथ में मिलके भोग करें, कृष्ण की सेवा करनी है, वही उद्देश्य है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है कि है? माताओं को कोई प्रश्न है? माता को खास अनुभव रहेगा कि अकेले रहते तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों को बड़ा करना, ध्यान रखना सब सरल नहीं होता है। कोई बड़ा रहता है साथ में तो एक इजी हो जाता है। प्रभु जी में किसी को कोई प्रश्न है? कोई कमेंट? हरे कृष्ण।